नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सोशल मीडिया पर दिन भर कहां किससे कितनी धींगा मुश्ती खेली गई, किसने किससे कहां कितनी कुश्ती खेली, सब कुछ जानेंगे अपने सोशल मीडिया बुलेटिन सोशल लिस्ट में। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे एजेंडे में क्या है। क्या बंटी भैया को छाता खोलने की नई जगह ढूंढनी पड़ेगी? पुष्पम प्रिया ने वोट चोरी की बात कही तो लोग बन गए राय बहादुर। सबके दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, सबका सपना पूरा कर दिया इस शख्स ने। और छुटकन्नी चीजों का बनाव बिगाड़ ऐसा कि देखते रह जाएंगे। आगे बढ़ें इससे पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां क्या हैं। सुर्खियों में आज बिहार है। चुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी ने बिहार के वोटर्स को थैंक यू कहा, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। हालांकि लोग अपना अलग अलग तर्क रखते भी दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि जीत इतनी बड़ी भी नहीं है, अगर तेजस्वी के 5-7 विधायक चले गए तो क्या होगा। कुछ लोग इस बात की तफरीह लेते देखे गए कि जिन लोगों को गांव से दौड़ा कर भगाया गया था और जिन पर प्याज फेंके गए थे वही जीत भी गए। कुछ ने कहा कि ये ईवीएम माता की कृपा है और ईमानदारी से सरकार बनानी चाहिए। लोगों ने अब पश्चिम बंगाल मिशन का उद्घाटन करने की भी बात कही। कल तक बिहार में खुद को नीतीश कुमार का काल बताने वाले चिराग पासवान आज ट्विटर के ट्रेंडिंग हैशटैग बनकर चमकते रहे। लोगों ने पुराने किस्से याद दिलाए। कहा कि समर्थन नहीं दूंगा कहने से पहले सोचना था कि समर्थन देने लायक रहोगे भी कि नहीं। खुद को हनुमान बताने वाले बयान पर भी लोग फिरकी लेते रहे कि लंका और हनुमान का गुणागणित गड़बड़ा गया। यह भी कहा गया कि अगर समय रहते इस शख्स ने एनडीए को सपोर्ट कर दिया होता तो इतनी लड़ाई लड़ने की नौबत भी नहीं आती। बिहार में क्लीन स्वीप जैसा मामला हो जाता। किसी ने कहा कि अपने एक विधायक का ध्यान रखना, कहीं अब तक रेट तय ना हो गए हों। और कोई चिराग पासवान को पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत मारता नजर आया। लोगों ने तो यह भी लिखा कि अब तो चिराग पासवान के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ना 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 ना, हम कर तो रहे हैं भाई। इसके अलावा आज ट्विटर पर ट्रेंड हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के नाम में फर्क है। अबुल कलाम के नाम में डी नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद शिक्षा के लिए अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को लोगों ने याद किया। आज इनके जन्मदिन पर नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है, तो लोगों ने इनके नाम के साथ एजुकेशन डे हैशटैग भी खूब चलाया। बताया गया कि आज़ाद भारत में हायर एजुकेशन माने उच्च शिक्षा की नींव रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी देश की नींव अगर मजबूत बनानी है तो शिक्षा को मजबूत बनाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर दिन भर के मुख्य समाचार क्या रहे। इधर बिहार चुनाव और आईपीएल में दोनों तरफ एक साथ ध्यान लगाए हुए देश को सरकारी झटका लग गया। कम से कम सोशल मीडिया के रिएक्शन तो ऐसा ही बता रहे हैं। हुआ ये कि केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब ओटीटी, उस पर चलने वाली फिल्में, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ये सब सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। मतलब इन पर निगरानी रखी जा सकेगी, इन्हें कंट्रोल किया जा सकेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं। इस पर लोगों ने सरकार के इस कदम को फ्री स्पीच के लिए खतरा बता दिया। कहा कि यही इकलौती जगह थी जहां पे हर तरीके का कंटेंट लाया जा सकता था, उस पर बात की जा सकती थी, देखा जा सकता था। लेकिन अब ये इकलौती चीज भी सरकार के हाथ में चली गई। लोगों ने जमकर मीमबाजी की, खूब सारे मीम शेयर किए। कुछ लोगों ने इस बात के नज़ारे भी पेश किए कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म सरकार की सेंसरशिप के तहत आ जाएंगे तो नज़ारा क्या होगा। मसलन मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया क्या डायलॉग बोलेंगे, कालीन भैया क्या बोलेंगे, सेक्रेट गेम के बंटी भैया को अब छाता खोलने की अलग जगह चाहिए होगी, क्योंकि भाई वो अब नहीं बोल सकते, सेंसरशिप है। कुछ लोगों को वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कदम पसंद आया और लोगों का कहना था कि गाली गप्पड़ करने वाले इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज़ें आती हैं, जो फिल्में आती हैं, जो बेकाबू होती हैं भाषा के स्तर पे, उनको अब काबू में लाया जा सकेगा। ये पहले से डिमांड उठती रही है, तो उन लोगों को इस बात की खुशी हुई। तो इस तरह से अब आया ओटीटी सरकार के नीचे, मतलब पहाड़ के नीचे, यानी सेंसरशिप के नीचे। आपको शायद 8 मार्च 2020 की तारीख याद होगी, नहीं होगी तो हम याद दिलाए देते हैं। ये वो तारीख थी जब देश के सारे प्रतिष्ठित अखबारों में पहले पन्ने पे एक विज्ञापन आया था। विज्ञापन दिया था पुष्पम प्रिया चौधरी ने। लोग इसी बात पे हड़क गए, हनक गए। लोगों को लगा कि भाई कौन है ये लड़की जिसने कि सारे अखबारों का पहला पन्ना खरीद लिया। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी पार्टी प्लूरल्स बनाने का ऐलान किया था और खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। उसी के बाद लोगों को उनमें दिलचस्पी जागी, पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में बातें होने लगी। वहां से उनके चुनाव प्रचार की बात शुरू हुई।
चुनाव हुए, नतीजे भी आ गए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2 जगह से नॉमिनेशन भरा था, यानी कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रही थी। दोनों जगह से बुरी तरह हारी, बल्कि एक सीट बिस्फी जहां पे उनको नोटा से भी कम वोट मिले, यानी जमानत जब्त हो गई। सोशल मीडिया पर पहले से काफी एक्टिव रही पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बात पर सवाल उठाए, आरोप लगाए, खूब सारे आरोप लगाए। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की वीवीपैट की तस्वीरें थीं। उनमें उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर मुझे 0 वोट दिखाया जा रहा है, वहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं बाकायदा कि उन्होंने बटन दबाया है, शतरंज छाप के आगे लाइट जली है और वीवीपैट में उसकी पर्ची निकली है। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने वोट चोरी होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जहां जहां उनके कैंडिडेट्स को नहीं लड़ने दिया गया, वहां पर एनडीए को उनके वोट नहीं मिले चोरी करने के लिए, इस वजह से वो बुरी तरह से हारी। पुष्पम प्रिया ने ईवीएम हैक होने की बात भी कही। इन सारी बातों पर लोगों ने खूब सारे रिएक्शन दिए। लोगों ने कहा कि अगर आपको फोटो भेजने वालों पे इतना ही यकीन है, यानी अपने कार्यकर्ताओं पे इतना ही यकीन है, तो उनके साथ आप कोर्ट क्यों नहीं चली जाती, चुनाव को रद्द कराने की मांग क्यों नहीं करती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि पुष्पम जी, आप बिहार को समझ ही नहीं पाई। उधर कुछ लोगों ने यह रिएक्शन दिया कि वो पुष्पम प्रिया को नए दौर का नया नेता, पढ़ा लिखा नेता समझते थे, लेकिन उन्होंने भी पुराने नेताओं की तरह वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने ईवीएम हैक होने की बात कहनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको अपनी हार ईमानदारी से स्वीकार करने की ताकत नहीं है आप में, तो फिर आपके लिए बिहार नहीं है। कोई इनके सीएम बनने के सपने को ही फिल्मी बता करके खारिज करता हुआ नजर आया। पुष्पम प्रिया चौधरी ने 11 नवंबर को अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि साम दाम दंड भेद की पहली लड़ाई बिहार हार गया है। पक्ष में नीतीश, विपक्ष में लालू और माथे पर मोदी। क्या बेईमानी, चोरी और मक्कारी ही बिहार की नियति है? बहरहाल पुष्पम प्रिया से आगे बढ़ते हैं। उनका कहना है कि उनको बिहार का आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन आशीर्वाद लूटता एक और शख्स वायरल होता दिखाई दिया सोशल मीडिया पर। हम सबको अपने दादा दादी, नाना नानी का दौर याद है जब हम बच्चे हुआ करते थे। पहले के बुजुर्ग पहले तो जबरन अपने पाँव छुआते थे। अगर बच्चों ने फिर 10-5 के चक्कर में उनके पाँव छू भी लिए तो उसके बाद वो आशीर्वाद वगैरह देते थे, आशीर्वचन देते थे। ऐसे ही जब बिटिया पहली बार शादी के बाद घर वापस आती थी तो दादी नानी टाइप की जो बुजुर्ग हुआ करती हैं, वो एक आशीर्वाद देने को बड़ा लालायित रहती थी। दूधो नहाओ, पूतो फलो। हालांकि बुजुर्गों ने ना कभी बिटिया को दूध से नहाते हुए देखा, ना ही बिटिया कभी उन बुजुर्गों को देख पाई कि भाई इतनी समृद्धि आ जाए कि कोई व्यक्ति दूध से ही नहाने लगे। इतनी समृद्धि किसी ने कभी देखी नहीं। लेकिन किसे पता था कि बुजुर्गों का ये सपना कालांतर में एक भाई पूरा कर दिखाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक सज्जन है, वो नहा रहे हैं। नहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी नहाते हैं, लेकिन वो जो सज्जन हैं वो नहा रहे हैं दूध से। ये दूध से नहाता हुआ वीडियो वायरल हुआ और सज्जन नहा रहे हैं, बाकायदा मिनी बाथ टब है, उसमें बैठकर कड़ब्बे से एकदम दूध निकाल के एकदम फकाफक नहा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो है तुर्की का, और जिस जगह में ये वीडियो बनाया गया है वो है एक डेयरी प्लांट। वहाँ पे दूध का कारोबार किया जाता है। ये भाई साहब वहाँ पे कर्मचारी थे। इन्होंने टिकटॉक के लिए अपना वीडियो बनवाया। नॉस्टैल्जिक मत होइए, फिक्र मत करिए, टिकटॉक सिर्फ अपने यहाँ बैन है, बाहर चल रहा है। तो इन भाई साहब ने टिकटॉक के लिए वीडियो बनवाया, उसे शेयर किया, वो वायरल हुआ। लेकिन उसके बाद इनके डेयरी प्लांट पे लग गया ताला, क्योंकि उसकी जांच हुई कि भाई कौन है जो कि दूध से नहा रहा है, और दूध से नहाने के बाद शायद वो दूध सप्लाई भी होता हो। ट्विटर पे जिस अकाउंट पे ये वीडियो पोस्ट हुआ उसके नीचे तमाम तरह के कमेंट आए। कमेंट अपनी समझ से बाहर है, क्योंकि वो जिस भाषा में हो वो समझ में नहीं आ रही थी, तुर्किश वगैरह होगी। लेकिन जो काम है इनका, जो कांड है इनका, वो भी अपनी समझ से परे है। तो इस हिसाब से सब कुछ समझ से परे है। आज जो हो रहा है सब कुछ समझ से परे है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी तरफ भैंस के दूध का रेट क्या चल रहा है? मतलब हम देखें जरा कि कहाँ भैंस के दूध का रेट सबसे कम चल रहा है। अगर दिल्ली से वहाँ के लिए बुलेट ट्रेन वगैरह चलने लगी तो हम खुद भोर भोर जा करके दूध वगैरह लेते आएंगे। कमेंट में बताइएगा। ये भी समझ में नहीं आया होगा, नेवर माइंड। आज जो हो रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसकी बारी है पिक ऑफ द डे। यहाँ पे हम आपको रोजाना कोई फेसबुक पेज, कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल, इंस्टा हैंडल या ट्विटर अकाउंट बताते हैं जहाँ पे जाकर के आपकी रचनात्मकता को, आपकी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम मिल सके। तो फिर आज आपके लिए ले आए हैं एक बड़ा जाबड़ सा चैनल, ब्रेनफू टीवी। ब्रेनफू टीवी मतलब नाम ब्रेनफू टीवी है। ब्रेनफू टीवी में क्या है, वहाँ पे बड़ा
तरीके तरीके से कुछ काम होते हैं, जैसे नट बोल्ट पिघला करके आयरन मैन का मास्क बना रहा है, कोई गोली वोली बुलेट पिघला करके वो पंचरत्न वाला दस्ताना जिससे कि वो दुनिया ख़त्म करने को ढूंढता है, वो सब बना रहा है। इंगेजिंग इतना है, इंगेजमेंट की अच्छी गारंटी कि इंगेजिंग इतना है कि मैं खुद लिखते लिखते शो बीच में देखने लगा और मैं देखता ही रहा। तो अगर आपके अगल बगल कहीं जेसीबी की खुदाई भी चल रही होगी तो छोड़ के गुरु देखने लगेंगे, इतना इंगेजिंग है। तो जाइए अपना देखिए, समझिए। और आज के शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपकी उंगलियां कमेंट करने को फड़फड़ा उठी हो तो कमेंटपुर के B1242 में मिलिए, जहां पर आपको मिलेंगे खूब सारे कमेंट के रिप्लाई। आपको पता ही है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।